मेरी मेरी ये यात्रा शुरू हुई जब मैं एज ए स्टूडेंट गया था अमेरिका एक्चुअली। यू नो, तो पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की किए थे और दिमाग जा रहा था सोशियो इकोनॉमिक। क्योंकि दो बातें मुझे स्ट्राइक की कि हमारी कंट्री अमेरिका से, ये 79 की बात कर रहा हूँ मैं, कि हमें हमारी कंट्री अमेरिका से इतनी, अमेरिका इतना आगे कैसे है धन में, प्रॉस्पेरिटी में। और हर गरीब से गरीब, हमें, मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ के जेनिटर के पास कार भी थी। जेनिटर जो सफाई करने वाला है, मैं कल्पना के बाहर था मेरे। और एक अच्छा घर भी था, मैं उसके घर भी देखा था। तो मतलब मेरे मन में ये बात आई कि आखिर किसी सोसाइटी ने अपने आप को इतना प्रॉस्परस कैसे किया होगा। फिर मेरे को दूसरी बात, जैसे धीरे धीरे मैं अमेरिकन लोगों के साथ दोस्ती हुई, रहने लगा, तो पता चला कि बहुत लोनलीनेस है अमेरिका में। मतलब इन जनरल वेस्टर्न सोसाइटी की जो बात है वहाँ दिखाई देने लगी। तो ये दो प्रश्न मुझे अंदर ही अंदर कौंधने लगे कि ये प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। और दूसरा कि ये जो भारत का जो इमोशनल हैप्पीनेस है, कि उस जमाने की बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आप लोग भी कह रहे होंगे कि अभी 30-40 वर्षों में ये भारत वो भारत नहीं है 1980 वाला, जहाँ पे पूरा गांव का गांव एकजुट होता था, दोस्त लोग एक साथ काम करते थे, शादी ब्याह में कभी इवेंट मैनेजमेंट तो होता ही नहीं था, पूरी की पूरी सोसाइटी लग के किसी के घर की शादी करती थी। मगर भारत अभी भी इतना बिगड़ा नहीं है जो अभी अमेरिका और वेस्टर्न सोसाइटी की हालत है लोनी। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रख के, इकोनॉमी और जो इमोशनल बातें हैं ये दोनों जुड़ी हुई नहीं है क्या? क्योंकि मनुष्य के लिए इकोनॉमी है किसके लिए आफ्टर ऑल? है तो ये फैसिलिटेट करने के लिए। तो एग्जाम्पल के रूप में मुझे धीरे धीरे जो बातें समझ में आई, और फिर मैं अपने एक यात्रा में, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो मैं डीपर इसमें गया हूँ और कुछ सूत्र निकाल के, जैसे मुझे पहला तो ये बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं, तो हम लोग फिजिक्स में जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, न्यूटन के लॉज हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन के लॉज एक ओपिनियन है और उसके अगेंस्ट में और कोई और आ जाएगा एंटी न्यूटन लॉ, और दोनों को फाइट चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता। साइंस में क्या होता है, जितनी भी फाइट करनी है, करने के बाद में जो फर्स्ट प्रिंसिपल मिलते हैं उनको लेके पूरा का पूरा पूरा पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ चलती है, क्योंकि उसको ट्रुथ मान के आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, ये सब ओपिनियन का खेल है। ये मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो मैंने ये जो पुस्तक लिखी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं टच कर देता हूँ कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ वर्सेस ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। तो जीडीपी की शुरुआत हुई थी जब डिप्रेशन 1929 का बहुत बड़ा और पूरा अमेरिका ने झेला था, और फिर कैसे ऑर्गेनाइज करें, और फिर एक नोबेल लॉरेट इकोनॉमिस्ट जो हुए जिनको जीडीपी बना, सुजनेस ने जो क्रिएट किया, तो वहां से एक प्रकार से एक नेशनल इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज वे में कैसे देखा जाए, उसके लिए जीडीपी पैरामीटर क्रिएट हुआ। अब दुर्भाग्य ये है कि उस एक इनोवेशन के बाद में कोई बहुत मेजर इनोवेशन इकोनॉमिक्स में आज तक नहीं हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जीडीपी को इकोनॉमिस्ट लोगों ने, अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट लोगों ने दरकिनार कर दिया है कि जीडीपी इज इनसफिशिएंट बाय इटसेल्फ टू मेजर द progress of a society. Forget about overall progress. Even economic progress cannot be measured, because अभी थॉमस पिकेटी की जो बुक आई है उसमें उन्होंने साफ साफ पूरी 200 साल की इतिहास का पूरा आकलन करके बताया है कि कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल इन फ्यू हैंड्स एंड वाइडनिंग डिस्पैरिटी, ये दो चीजें ही दुनिया में हो रही हैं। और ये सब जो हो रहा है, तो ये इसके पीछे जो गड़बड़ियां हैं, भारी भारी मात्रा में गड़बड़ियां हैं। तो कुल मिला के मैं अभी की जो शॉर्ट में कहूँ, तो अभी जो अर्थव्यवस्था चल रही है, ये 1944 में जो ब्रेटन वुड में वेस्टर्न सोसाइटी के विद्वान मिले थे, और उन्होंने जो भी अपने आर्किटेक्चर बनाया था, मॉनेटरी आर्किटेक्चर, उसके आधार पर, और उसमें कि जो भी परिवर्तन आते गए, जैसे कि फिक्स रेट ऑफ करेंसी को फ्लोटिंग रेट हो गया, गोल्ड का जो स्टैंडर्ड था उसको 70s में रिचर्ड निक्सन ने हटा दिया। तो वो सब परिवर्तन आने के बावजूद भी वो जो ग्रिप चल रही है, ऑन द होल इट इज एसेंशियली एन एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमी का रोल मॉडल है। और इसी कारण, यही कारण है कि जो संपन्नता मैंने अमेरिका में ही देखी थी 1975 के उन 80 के बीच में, जो थी करीबन, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। एवरेज प्रॉस्पेरिटी, जैसे आजकल मैं मेजर करता हूँ प्रॉस्पेरिटी किसी कम्युनिटी की और सोसाइटी की, तो एवरेज अमेरिकन वाज 70% प्रॉस्परस इन 70s।
मतलब यदि उसको अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए 30 रुपये खर्चा करना है, एवरेज अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, तो उसके पास 70 रुपये सरप्लस पैसा है। यानी आप 70 डिवाइडेड बाय 30 करिए तो ये उसकी प्रॉस्पेरिटी की लेवल है। अब वो 70 रुपये कहीं भी बाहर जाके कैसे भी खर्च कर सकता है। वो अमेरिका आज यदि आप उसकी प्रॉस्पेरिटी देखेंगे तो माइनस में चली गई है। 2015 का मेरे पास जो आंकड़ा है, ये 10 साल में तो और बुरी स्थिति हुई है। और वो है माइनस, जो 70% प्लस था वो -2% हो गया है। यानी कि एवरेज अमेरिकन को एक से ज्यादा जॉब करना पड़ रहा है केवल अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए। तो ये जो एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमी और ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल, ये पूरा एक अशुभ लाभ का कुचक्र उसने अमेरिका को खुद को ही निगल लिया है। और इसी कारण वो जो पूरी अमेरिकन मासेस और यूरोपियन मासेस, ये सब जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का जो कैंपेन हुआ था 2002-3 में, वो ये सारी बातें, और ये जो ट्रम्प महोदय जो एक्चुअली प्रेसिडेंट बने हैं, इसका एक मूल कारण ये है कि सारी की सारी जनता गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट से दुखी हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। और ये ट्रम्प ने उनकी जो एंटी गवर्नमेंट फीलिंग है उसको चैनल, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सब बातें कहने का मेरा जो आशय है वो एक ही है कि भारत ने कभी भी इकोनॉमी को मनी, केवल मनी से मेजर करने की कभी व्यवस्था नहीं रही। वेस्टर्न सोसाइटी ने मनी को ही एक आधार बना के, तो इसलिए जो वेल्थ है भारत में दो रूप में है। और एक है जो पैसे से नापी जा सकती है, जो भी चीजें हम पर, जो घर है, हमारी कार है, हमारा खाना पीना है, हमारा अनाज है, सब कुछ जो पैसे से नापा जा सकता है। और एक है जो अनमोल, जो पैसे से नापा ही नहीं जा सकता। तो ट्रेडेबल वेल्थ और नॉन ट्रेडेबल वेल्थ, दिस इज माय फंडामेंटल contribution in the book. And then four principles are there. To first principle, so what I have taken the trouble of, as a strength of mathematics that I love very much, I have devised व्यवहारिक जो वर्ड आ रहा है ना, कि शुभ लाभ को व्यवहारिक रूप में, क्योंकि यदि हम मेजर नहीं कर सकते शुभ लाभ को तो बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने 3 पैरामीटर डिजाइन किए हैं। और वो 3 पैरामीटर हैं। एक है जीडीपी की मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मेजर की जा सकती है। तो यदि किसी कंट्री की जीडीपी 8 या 10% है और किसी की 5% है, मगर यदि 8 और 10% जीडीपी के साथ में उसकी क्वालिटी यदि शून्य है, माइनस है, और जीडीपी 5% के साथ में क्वालिटी यदि 100% न होकर 50% भी है, तो अब हमें समझ में आएगा कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अब उदाहरण देना मैं इसमें मैं नहीं चाहता, बाद में यदि कोई मौका मिलेगा तो मैं 2-3 उदाहरणों के द्वारा, तो शुभ लाभ और अशुभ लाभ दोनों मेजरेबल हैं, बैलेंस शीट में लाए जा सकते हैं। और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में आने के बाद अलग अलग टैक्सेशन के नियम हो सकते हैं कि शुभ लाभ पे टैक्स कितना हो, अशुभ लाभ पे कितना हो, ताकि वो जो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दोनों को बिल्ड किया जा सकता है। इसकी शुभ लाभ की ताकत से जो इन्होंने जिक्र किया अपने निशा जी ने, कि बहुत सारे जो सोशल एंटरप्रेन्योर, ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर वर्ड है, मैं इसके बारे में भी मतलब एक अलग विचार रखता हूँ। कोई भी एंटरप्राइज प्रॉफिटेबल होने के लिए ही है। यदि वो प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो वो एंटरप्राइज नहीं हो सकती। और सोशल यदि एंटरप्राइज है, और जो सोशल नहीं है, मतलब वो एंटी सोशल एंटरप्राइज है। यानी इसका मतलब ही हो गया है कि जो सोशल एंटरप्राइज नहीं है वो कहीं ना कहीं अशुभ काम कर रही है। मगर दिक्कत क्या है कि शुभ और अशुभ आज की तारीख में इतना बाइनरी नहीं है। हर हर एक्शन में आपको मिलेगा कि कहीं कुछ शुभ हो रहा है और कहीं कुछ अशुभ हो रहा है। उसको सरस सारस के समान पानी और दूध को अलग अलग करने की एनालिटिक एबिलिटी की आज जरूरत है। तो इसलिए जो 3 पैरामीटर मैंने कहे, एक तो जीडीपी क्वालिटी का, जिसमें जीडीपी का पॉजिटिव और जीडीपी नेगेटिव। दूसरा पैरामीटर मैंने प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स डेवलप किया है, जो व्यवहारिक रूप से कि हम जीडीपी क्यों मेजर कर रहे हैं। आप अमेरिका के दो स्वरूप हैं, कौन जानता है। एक स्वरूप है जिसमें अमेरिका, आज भी अमेरिका नंबर 1 है जीडीपी में, और 1970 का अमेरिका भी नंबर 1 था। मगर 1970 के अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी थी एवरेज अमेरिकन की, जो मैंने बताई 70/30, और आज है -2/100। तो ये दो जीडीपी में तो वो पहला ही नंबर है।
जबकि प्रॉस्पेरिटी में उसकी हालत कितनी खराब है। तो प्रॉस्पेरिटी को मेजर करना, और तीसरा जो पैरामीटर है वो है सोशल फैब्रिक इंडेक्स, जो कि पैसे से नापा ही नहीं जा सकता है। उसमें तीन पैरामीटर मेन मैं ले रहा हूँ, और एक है कि पारिवारिक सिस्टम जो है, पारिवारिक वैल्यू को कैसे क्वांटिफाई करना। आप कैसे कहेंगे कि पारिवारिक सुख किस देश में ज्यादा है। दूसरा है कि सेटिस्फेक्शन, हम लोग कितना भी प्रयास करें, हम कोई प्रिंसिपल बनना चाहता है तो हो सकता है वो वाइस प्रिंसिपल तक उन्नति किया मगर प्रिंसिपल नहीं बन पाया, मगर उसको एक अंदर से संतोष है कि नहीं है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में संतोष का बहुत महत्व है, क्योंकि हर कोई तो एकदम टॉप में हर जगह पहुंच जाए ये संभव नहीं इमीडिएट। तो वो जो संतोष है उसका कैसे मापदंड हो। और तीसरा जो पैरामीटर है इन दोनों के अलावा वो है इनोवेशन का, जिसका जिक्र अमोल जी ने किया, कि ये जो R&D को लेकर, और वो हर एक फील्ड में है। आई मीन एक आप संगीत में भी इनोवेशन होगा, आपको मटेरियल्स में भी इनोवेशन होगा, आपको गवर्नेंस में भी इनोवेशन की जरूरत है, मैनेजमेंट में भी इनोवेशन की जरूरत है। तो वो जो एक्सेलेंस को आप पैसे से नहीं नाप सकते। मतलब ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलना या नहीं मिलना, उसका जो एक्सेलेंस है वो पैसे से नहीं नापा जा सकता। तो चल। ये इतनी सी बातों को मैं अभी जस्ट रख रहा हूँ। हाँ। मेरा नाम तुलसी टावरी है, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हूँ, और फिर अमेरिका जाके मैं मास्टर्स केमिकल इंजीनियरिंग 79-80 में किया था। और रिन्यूएबल एनर्जी में मैं वहाँ काम करता था। फिर मैंने तय किया, और फिर मैं बाद में भारत में कई वर्षों के बाद वापस लौटा। स्वदेशी जागरण मंच के साथ मैं एक कार्यकर्ता के रूप से मुंबई की जो यूनिट थी उसमें रविंद्र जी महाजन जो प्रमुख हुआ करते थे, उनके साथ 97 से लेके 2002 में जुड़ा हुआ था, ये चिंतन प्रक्रिया में एक मेंबर के रूप में। और मैं बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं अपनी कंपनियां चलाता हूँ टेक्नोलॉजी की और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। और इसके अलावा मेरी जो गहरी रुचि है वो है कि रूरल इकोनॉमी को कैसे भारत की हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, ये मेरा मेजर थ्रस्ट एरिया है। और इसी के सिलसिले में मैंने दो किताबें जो समझ आया था लिखा था, क्रिएशन ऑफ वेल्थ वर्सेस ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, जिसका असल में हिंदीकरण किया जाए तो उसका मतलब यही था कि शुभ लाभ, यानी क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज शुभ लाभ, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ बेसिकली व्हाट आई मीन वाज थेफ्ट ऑफ वेल्थ, एंड दैट वाज अशुभ लाभ। तो शुभ लाभ वर्सेस अशुभ लाभ के नाम से डॉक्टर अनिल काकोडकर जो चेयरपर्सन थे एटॉमिक एनर्जी, उन्होंने इसको रिलीज किया था 2012 में। वर्ल्ड बैंक में लकीली मुझे एक अवसर मिला था 2004 में, जब एशियन इकोनॉमिक्स के बीच में मुझे इस विषय को रखने को मिला था। और वहाँ मेरे एक दोस्त बने थे इकोनॉमिक्स, अपने रमेश देश पांडे जी, राजगुरु नगर के। उन्होंने मुझे कहा था कि आप इकोनॉमिक्स लोगों से बात करने के बजाय इसको किताब में परिणित कीजिए। वहीं से मेरी ये यात्रा इकोनॉमिक्स की शुरू हुई थी। और अभी जो दूसरी किताब है शुभ लाभ इकोनॉमिक्स, वो पूर्व पुस्तक का बेसिकली पॉलिसी मेकिंग में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, व्यवहारिक स्वरूप जो आप चाह रहे हैं उसी को लेकर डिटेलिंग है। तो इतना कहकर मैं रुकता हूँ। थैंक यू।